Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on Daily News Analysis where we are going to look at important news from Hindu as well as the Indian Express. So students, आज है 19 सितंबर और दोनों न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको हम गो थ्रू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज फॉर टुडे। तो पहली न्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज इस बार आई बिलीव इंटरनेशनल रिलेशन जो है बहुत ही बॉयल अप है। आपके बहुत सारे इश्यूज हैं जो आईआर में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी ये पर्टिकुलर चेंजेस हो रहे हैं वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद क्लैड का भी इस पे ध्यान जाए और वो आपसे इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछ सके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऑपरेशन सिंदूर का क्वेश्चन आता है तो उससे कनेक्ट करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इजराइल पैलेस्टीन का क्वेश्चन आता है उससे कनेक्ट करके इसको पूछा जा सकता है और इसको पूछ के इसके साथ इजराइल पैलेस्टीन या ऑपरेशन सिंदूर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहां पे जो एग्जामिनर है उसके पास में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछने का बहुत स्कोप है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज जब भी आपसे जीके में क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर में उन्होंने इंटरकनेक्ट करने की कोशिश बहुत करी और यहां पे भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। और इस बार आज का न्यूज़पेपर मैंने जब देखा तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के अंदर में न्यूज बिल्कुल ओवरलैप है विच मींस कि दोनों न्यूज़पेपर ने सेम न्यूज को उसी फोकस से आपका यहां पे अप्रोच किया है। फर्स्ट पेज पे जो न्यूज हिंदू में आई है वही इंडियन एक्सप्रेस में आई है और अंडर एडिटोरियल में जो पर्टिकुलर आपके पैसेजेस आए हैं जो भी आया है उसके अंदर में हिंदू में भी वही आया है, इंडियन एक्सप्रेस में भी उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके यहाँ पे टॉपिक को कवर किया गया है विच ये शो करता है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक है आज के उसी अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अगर हम पहली न्यूज देखते हैं तो पहली न्यूज है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने यहां पे एक डिफेंस पैक्ट साइन करा है जिसके अंदर में दे हैव डिफाइंड अटैक ऑन वन एज अटैक ऑन बोथ। तो यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे एक्सप्लेनेशन हो गया। ये व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पर्टिकुलर लैंग्वेज हम इससे पहले एक बार पहले और पढ़ चुके हैं और ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है ये कुछ इसी तरीके से आपकी डिस्कस होती है नेटो के आर्टिकल 5 के अंदर में। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर व्हाट एग्जैक्टली इज नेटो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नेटो का फुल फॉर्म क्या है, नेटो का फुल फॉर्म क्या है, इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है और इसका हेडक्वार्टर क्या है। ओके, इट इज एडवाइजेबल कि आप जब भी इस न्यूज एनालिसिस को देखते हैं आपसे मैं सवाल पूछता हूं प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको आंसर करिए और मैं आपके सारे कमेंट चेक करता हूं कि भाई आप सही भी आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और वहां पे करेक्शन होता है तो मैं वो करेक्शन भी करता हूं बिकॉज आई वांट कि आप ये गलत इंफॉर्मेशन याद ना करें और अगर आप वहां पे आंसर लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका भी रिविजन होना स्टार्ट हो जाता है। यू एक्चुअली नो कि आपको याद है या नहीं है। ओके, तो यहां पे नेटो जो पर्टिकुलर आपकी बॉडी है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस पर्टिकुलर केस में यूएसए और वेस्टर्न एलाइज ने यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए नेटो का क्रिएशन करा था और इसकी जो ये ट्रीटी है उस ट्रीटी के अंदर में एक आर्टिकल 5 है जो बात करता है म्यूचुअल डिफेंस की, म्यूचुअल डिफेंस की या फिर इसको मैं कलेक्टिव डिफेंस भी कहता हूं। एंड द कलेक्टिव डिफेंस इज दिस ओनली कि अगर किसी भी एक नेटो मेंबर के ऊपर पे कोई भी एक अदर कंट्री, कोई भी नॉन नेटो मेंबर अगर उस पर अटैक करता है तो उस पर्टिकुलर केस में इट वुड बी कंसिडर अटैक ऑन ऑल एंड फिर यहां पे सारे कंट्रीज उसको काउंटर करने के लिए आएंगे। इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल समझूं कि यहां पे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है लेकिन अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में यूएस और उसके अलावा जो 31 अदर मेंबर कंट्रीज हैं, नेटो हैज अ टोटल ऑफ 32 मेंबर्स, ये सारी 32 मेंबर कंट्रीज वुड हैव बीन बाउंड by the NATO treaty to come ahead and help out Ukraine to come out and basically fight Russia यहाँ पे। ओके, तो यहां पे जो ये सेम प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल डिफेंस का फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर में भी हम इस तरह का कोई डिफेंस पैक्ट देख रहे हैं। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर अपडेट। व्हाई सो, इसका जो पर्टिकुलर रीजन है इंपॉर्टेंस का वो ये भी है कि आज से 2 महीने पहले ही, आज से 2 या 3 महीने पहले ही इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था और वहां पे जो पर्टिकुलर आपका मेनलैंड पाकिस्तान है वहां पे हमने अटैक किया। तो यहां पे अगर ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट आपका उस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर से पहले का साइन होता तो यहां पे सऊदी अरेबिया वुड हैव कम
इन बेसिकली डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। ओके, इट वुड हैव कंसीडर, अगर ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट होता तो यहां पे सऊदी अरेबिया वुड हैव बीन बाउंड बाय दिस पर्टिकुलर पैक्ट टू कम इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड सऊदी अरेबिया जो है इट ऑल्सो हैज वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया, बट यहां पे अगर ये पैक्ट होता तो शायद सऊदी अरेबिया को एक साइड लेनी पड़ती। ओके, तो पाकिस्तान के पास तो बहुत क्लियर एजेंडा है यहाँ पे कि सऊदी अरेबिया अगर उसके साथ में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में होगा तो कल अगर इंडिया के साथ में कोई पर्टिकुलर यहाँ पे कंफ्लिक्ट होता है, कोई वॉर होता है, तो सऊदी अरेबिया अगर वो हमें पावर में हेल्प नहीं कर सकता है बट मनी में हेल्प कर सकता है, हम इक्विपमेंट कहीं और से ले लेंगे, बट अदरवाइज अब हम हमारे आप को डिफेंड कर पाएंगे। एट द सेम टाइम व्हाट इज इंटरेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इन दिस पर्टिकुलर केस, तो यहां पे एक चीज ये भी शो हो रही है कि इसका पर्टिकुलर बैकग्राउंड कि वाई सऊदी हैज जॉइंड हैंड्स विद पाकिस्तान इज बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर स्टेट और सऊदी अरेबिया नहीं है। और रिसेंटली इजराइल ने यहां पे अटैक किया था ऑन कतर, या कतर के पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर में जाके इजराइल ने यहां पे अटैक करा है। उस न्यूज को भी हम आज कवर करने वाले हैं थोड़ा बहुत विद अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। ओके, तो इजराइल ने यहां पे आपके कतर में अटैक किया है, विच मींस कि कतर जो अदरवाइज इजराइल के साथ न्यूट्रल था, इवन इजराइल ने उसके अगेंस्ट पे अटैक करा। एंड इट इज पॉसिबल कि इजराइल जो एक जूइश कंट्री है, अगर वो एक कतर जो एक न्यूट्रल कंट्री, एक मुस्लिम कंट्री उस पर अटैक कर सकता है, तो फ्यूचर में हो सकता है कि वो सऊदी अरेबिया पे भी अटैक कर दे। ओके, या बहुत फार फेच्ड है, बट यहां पे सऊदी अरेबिया डज नॉट वांट कि कल अगर इजराइल सऊदी अरेबिया का वॉर होता है तो इजराइल विच इज अ प्रोक्लेम्ड न्यूक्लियर पावर एंड पाकिस्तान विच इज अ प्रोक्लेम्ड न्यूक्लियर पावर, कोई भी उसके साथ में डिफेंस पैक्ट में नहीं। तो अगर यहां पे इजराइल उसके ऊपर पे अटैक करता है तो सऊदी अरेबिया नाउ हैज सम एश्योरेंस कि पाकिस्तान विच इज आल्सो अ न्यूक्लियर पावर स्टेट दैट आल्सो हैज न्यूक्लियर वेपन्स, सो इट इज गोइंग टू बी कम टू हेल्प, इट इज गोइंग टू कम एंड हेल्प सऊदी अरेबिया टू बेसिकली फाइट इजराइल। तो यहां पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एश्योरेंस जो है वो मिल रही है। ओके, एट द सेम टाइम ये क्या शो करता है कि सऊदी अरेबिया विच हैज ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन यूएस, कि भाई अगर कहीं भी कोई इशू होगा तो इट इज यूएस जो उसको अपने सिक्योरिटी अम्ब्रेला में रखता है एंड इट इज गोइंग टू कम टू द एड ऑफ सऊदी अरेबिया। अब शायद सऊदी अरेबिया को यहां पे खुद के भी कुछ और डिफेंस पर्टिकुलर पैक्ट साइन करने पड़ेंगे, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है उस वजह से एवरी कंट्री इज नॉट श्योर कि वो शायद उस यूएस के ऊपर पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए यहां पे ये पर्टिकुलर पैक्ट साइन करा गया है, जो आपका ये जो पर्टिकुलर लाइन है दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड यहां पे देखिए वर्ड यूज करा गया अग्रेशन, यहां पे वर्ड यूज करा गया अग्रेशन। अब समझिए अगर यहां पे वर्ड यूज होता वॉर, अब वॉर जो पर्टिकुलर आपका टर्म है ये एक बहुत ही ऑफिशियल टर्म है, विच मींस कि इंडिया के अंदर में वॉर आपका प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो वॉर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है, इट वाज ओनली अ कॉन्फ्लिक्ट। बट वुड इट अमाउंट टू एग्रेशन? द आंसर वुड बी यस। यानी कि अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई पर्टिकुलर आपका फेस ऑफ होता है, तो वो सब अग्रेशन की डेफिनेशन में फॉल कर सकते हैं। और इसलिए यहां पे अगर ये ऑपरेशन सिंदूर इस पैक्ट के बाद होता तो यहां पे मोस्ट प्रोबेबली सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान की हेल्प करने आता। एंड ये जो पर्टिकुलर पैक्ट है ये ऑपरेशन सिंदूर के सिर्फ 2-3 महीने बाद हुआ है, इसलिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका यहां पे शोकेस करता है। एक और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, yesterday was your prime minister, day before yesterday was your prime minister मोदी's बर्थडे, और ये बेसिकली उसी की ईद पे साइन हुआ है, तो इसलिए भी ये थोड़ा बहुत आपका न्यूज में ज्यादा है कि कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान ने मैसेज सेंड करने को इंडिया के लिए कि देखिए आपके प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे है और यहाँ पे हम भी हमारे एक डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट इग्नोर अस। ओके, तो यहां पे साइन किसके बीच में हुआ? एक तो ये साइन हुआ है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ओके, सो यू कैन सी हिम इन दिस फोटो, मोहम्मद बिन सलमान जो अभी करंटली डी फैक्टो रूलर है, इज द डी फैक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया। डी फैक्टो मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज एक्चुअल में पावर इनके पास में है, बट अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इनके फादर हैं सलमान बिन अजीज अब्दुल अजीज, अभी पावर उनके हाथ में है।
ओके, बट अदरवाइज ही इज द करंट डी फैक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो थे, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है। एंड ऑब्वियसली एक्चुअल पावर है आसिम मुनीर के पास में, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, उनके हेड हैं उनके आर्मी के, वो भी वहां पे थे। बट साइन किसके बीच में हुआ है? इट इज बेसिकली ऑन द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ओके और इसके बाद बैकग्राउंड में आपको बता ही चुका हूं कि इजराइल ने कतर पर अटैक किया था। कब किया था? सितंबर 9 को अटैक किया था। और यहां से ये पर्टिकुलर आपका पैक्ट है, ये ओरिजिनेट होता है बिकॉज नाउ सऊदी अरेबिया कैन नॉट ट्रस्ट यूएस की अगर इजराइल अटैक करता है तो शायद यूएस वहां पे उनकी हेल्प करने में ना आए। और ये ऐसा पहला पर्टिकुलर पैक्ट बन चुका है, एक गल्फ अरब डिफेंस पैक्ट बन रहा है जिसके अंदर में एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट इन्वॉल्व है। अभी तक जो भी आपके एग्रीमेंट्स हुए स्टेट्स के बीच में, उसमें न्यूक्लियर आर्म स्टेट कोई भी इन्वॉल्व नहीं थी, बट अब पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। फिर कुछ एग्जांपल है हिस्ट्री ऑफ सऊदी एंड पाकिस्तान मिलिट्री रिलेशन। तो एक चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी कि ऑल्दो बिकॉज इसका कंटेक्स्ट जो है अभी आपका इजराइल अटैक ऑन कतर है और रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ द ब्लू हुआ है। आपका जो पाकिस्तान है और सऊदी अरेबिया, दे हैव बीन अ वेरी क्लोज बेसिकली मिलिट्री पार्टनर एटलीस्ट। और यहां पे 1960 से इनके पर्टिकुलर मिलिट्री टाइज होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 1979 में जो आपका ग्रैंड मॉस्क है मक्का के अंदर में, जो बड़ा मस्जिद है, उसको शिया मुसलमान ने सीज कर लिया था। एंड इट वाज द पाकिस्तानी फोर्सेस व्हिच केम टू हेल्प ऑफ सऊदी अरेबिया, और उन्होंने उसको वहां पे वापस से ग्रैंड मॉस्क को वापस से अपने या सऊदी अरेबिया के कंट्रोल में प्रोवाइड कराया था। और यहां पे इट वाज अ बिग इवेंट जहां पे पाकिस्तान डायरेक्टली सऊदी अरेबिया की हेल्प में आया था। 1982 के अंदर में दोनों ने बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट यहां पे साइन कर लिया था। एंड इट इज अंडर दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, ऑल्दो इतना सुनने में नहीं आता है, कभी ओपन में बात नहीं होती है, बट पाकिस्तान जब अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था तो उसके अंदर में जो मॉनेटरी हेल्प थी, बहुत बड़ी मॉनेटरी हेल्प थी, वो सऊदी अरेबिया ने ही प्रोवाइड करी थी अंडर दिस बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये BSCA किसके बीच में साइन हुआ है? सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ है। ट्रेनिंग, एडवाइजरी रोल्स एंड जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन। जैसे हम अलग अलग कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम आपका इंडोनेशिया के साथ में या आपके जो कतर है, सऊदी अरेबिया, इन सब के साथ में भी हमारी भी जॉइंट एक्सरसाइज होती है। सिमिलरली यहां से भी इन दोनों के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज इनिशिएट हुई थी। व्हाट इज द इंप्लीकेशन फॉर इंडिया? सो देयर इज अ बिग इंप्लीकेशन बिकॉज सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल इनटू इंडिया या इंपोर्टर ऑफ ऑयल इनटू इंडिया। यहां पे आपका सऊदी अरेबिया उस तरीके से इन्वॉल्व है। एंड एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ इंडियन origin actually go to Saudi Arabia and work in those particular companies। तो बहुत बड़ी एक मेजॉरिटी है इंडियन लोगों की जो आपकी सऊदी अरेबिया में वहां पे काम करती है। इसके अलावा नॉट जस्ट विद पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया हैज वेरी क्लोज टाइज विद इंडिया, और इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच के जो रिलेशंस हैं, दे हैव बीन कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। These are called as strategic partnership। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे बात नहीं करेंगे या सिर्फ हम ट्रेड पे बात नहीं करेंगे, हम दोनों के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, विच मींस कि हमारे डिस्कशन के लिए सारे सेक्टर्स ओपन है, हमारी पार्टनरशिप के लिए सारे सेक्टर्स ओपन है। मोर ओवर जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं लाइक डिफेंस, वो सब भी हम दोनों के लिए ओपन है एक दूसरे के लिए। और इस चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए हमने दो डिक्लेरेशन साइन करे थे। ओके, पहला है दिल्ली डिक्लेरेशन जो 2006 में साइन हुआ था, और सेकंड है आपका रियाद डिक्लेरेशन जो 2010 में साइन हुआ था। दोनों के दोनों मनमोहन सिंह ने साइन करे थे इंडिया की साइड से, और वहां से जो मोहम्मद बिन सलमान है इनके फादर, इन्होंने साइन करे थे यहाँ पे आपके। ओके, तो ये दोनों अगर आपसे पूछ ले जाए भाई रियाद डिक्लेरेशन किससे डील करता है या दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ 2006 वाज साइंड बाय इंडिया विथ विच अदर कंट्री, तो यू शुड नो दिल्ली डिक्लेरेशन वाज साइंड बाय इंडिया एंड सऊदी अरेबिया टू बेसिकली स्टार्ट या टू बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज और स्ट्रेंथन आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एंड द सेम इज द केस विद रियाद डिक्लेरेशन ऑल्सो, दोनों के दोनों उसी से ही डील करते हैं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे वन लाइनर्स भी यहां पे ऐड हो गए। ओके, अब हम नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। तो यहां पे आई वुड से कि बैक टू बैक दो न्यूज ऐसी चूज करी है मैंने। चूज क्या करी है, आपके जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो यही आई है आज की, कि पहली न्यूज भी अगर
रेट करना हो कि ये इंडिया के फेवर की न्यूज थी, अगेंस्ट में जा रही है, तो ऑब्वियसली आई वुड से कि ये इंडिया के फेवर की तो कहीं से भी नहीं दिख रही है। अगर मैं सेकेंड न्यूज भी देखता हूं, ये भी कहीं से भी इंडिया के फेवर की न्यूज नहीं दिख रही है, बिकॉज हमने कई बार डिस्कस करा है कि ईरान के अंदर में एक पोर्ट है चाबहार पोर्ट। अब ये जो चाबहार पोर्ट है, इसके अंदर में अलग अलग टर्मिनल है। अब पोर्ट क्या बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर में टर्मिनल्स होते हैं जहां पे बेसिकली आपकी शिप जो होती है एंकर होती है, जहां से आपका ट्रेड होता है। तो इस चाबहार पोर्ट के ऊपर पे दो पर्टिकुलर टर्मिनल है, जिसमें से एक पर्टिकुलर टर्मिनल इंडिया ने डेवलप करा था। ओके, और ये जो पर्टिकुलर टर्मिनल है, ये इंडिया ने डेवलप करा था ईरान के अंदर में, बिकॉज इंडिया वांटेड अ एक्सेस टू अफगानिस्तान बाय पासिंग पाकिस्तान। तो यहां पे अगर आप ये मैप देख पा रहे हो, तो हम यहां से मुंबई से पर्टिकुलर हमारा शिप लोड करेंगे, इसको यहां पे अनलोड करेंगे चाबहार पोर्ट में ईरान में, फिर यहां से थ्रू अ रेलवे और अ रोड रूट हम यहां से अफगानिस्तान को एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि मैं इंडिया एज अ कंट्री अफगानिस्तान को एक्सेस कर सकता हूं विदाउट बाईपासिंग पाकिस्तान, विदाउट गोइंग थ्रू पाकिस्तान ऑल्सो। तो यहां से ये पर्टिकुलर हमने रूट आपका डेवलप किया था। और ये जो पर्टिकुलर रूट है, ऑल्दो ईरान के अगेंस्ट में सेक्शंस थे, बट इंडिया को ये पर्टिकुलर रूट के लिए एक स्पेशल वेवर मिला था फ्रॉम यूएस। वेवर मिला था फ्रॉम यूएस इन 2018 फॉर द वेरी फैक्ट कि बिकॉज यहां से हम अफगानिस्तान को जो इंपॉर्टेंट उनके रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल कर पाएंगे, अफगानिस्तान को एज अ डेवलपिंग कंट्री हम यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। और यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर आपको ये वेवर मिला था यूएस से, इट वाज अ वेरी बिग एक्सेप्शन। ऐसा किसी कंट्री को भी यूएस ने कोई एक्सेप्शन नहीं दिया था कि अगर वो ईरान पे सैंक्शन लगा रहा है तो ये जो कंट्री, अगर ये कंट्री यहाँ पे चाबहार पोर्ट बना रही है तो इसको वेवर मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के केस में किया गया था कि यहाँ पे आप ईरान जो सैंक्शन कंट्री है बाय वेस्टर्न पावर्स, बाय यूएस, उसके साथ में इंडिया वाज स्टिल अलाउड टू डेवलप दिस पर्टिकुलर चाबहार पोर्ट। और पॉसिबली यहां पे यूएस इंटरेस्ट ये था कि दे आल्सो वांटेड अ स्टेबल अफगानिस्तान, बिकॉज दे आल्सो वांटेड टू लीव अफगानिस्तान आल्सो। और अब यहां पे क्या हो चुका है कि अफगानिस्तान को हम डेवलप करना चाहते थे, बट 2021 के अंदर में आपका वहां पे वापस से 2023 के अंदर में आपका वहां पर वापस से तालिबान आ चुका है, और इस वजह से अब नाउ यूएस इज नॉट इंटरेस्टेड। एंड एट द सेम टाइम अगेन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यहां पे कोई भी उसको ट्रस्ट नहीं करता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड करा है कि जो चाबहार पोर्ट का वेवर जो इंडिया को मिला था 2018 के अंदर में, इस पर्टिकुलर वेवर को वो अब यहां पे एंड कर देगा। विच मीन्स कि अगर अब हम चाबहार पोर्ट पे ट्रेड करते हैं या उसको यूज करते हैं, तो इंडिया की उन कंपनीज पे जो उसको यूज करेंगी उनके ऊपर पे सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, विच सिंपली मीन्स कि अब हम यहां पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इट्स अ बिग सेटबैक फॉर इंडिया। और चाबहार पोर्ट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो स्पेसिफिक रीजन से था। तो पहला रीजन ट्रेड का हो गया, और ट्रेड्स को इससे रिलेट कर सकते हैं हम आईएनएसटीसी से, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये हमने 2007 में, वैसे तो 2000 से भी पहले का प्लान है ये, बट 2007 में हमने इसको ऑफिशियली इनिशिएट करा था, जिसके अंदर में हम इंडिया, ईरान, रशिया और यूरोप को, बियॉन्ड यूरोप को यहां पे एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो करंटली जो भी इंडिया की ट्रेड है, बिकॉज पाकिस्तान तो हमारे लिए एक लैंड ब्लॉक कर देता है, तो ये ओशन ही है, और अगर आज के टाइम हम जितनी भी ट्रेड यूरोप से करते हैं वो मेडिटेरियन सी के थ्रू ही होती है। तो यहां पे हम एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहते थे। तो एक ऑल्टरनेटिव तो आईमैक है, और एक ऑल्टरनेटिव था जो हमने आईएनएसटीसी करा था, जिसके थ्रू हम यहां से मुंबई से ईरान, ईरान से आपके जो अजरबैजान है, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, इन सब कंट्रीज को भी यहां पे केटर कर पाएंगे। उसके बियॉन्ड रशिया को लैंड बॉर्डर से केटर कर पाएंगे, और उसके बियॉन्ड हम यूरोप को इससे कैटर कर पाएंगे। तो चाबहार पोर्ट जो था वो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इन दिस पर्टिकुलर आईएनएसटीसी। ओके, और दूसरा जो ये पर्टिकुलर आपका चाबहार पोर्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करता है, विच इज कि इससे सिर्फ 72 किलोमीटर्स अवे, इसके सिर्फ 72 किलोमीटर्स अवे है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट है आपका पाकिस्तान के अंदर में, और ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है, दिस इज द मेन पोर्ट, दिस इज द मेन पोर्ट जो आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कनेक्ट करता है विद द अरेबियन सी। सो इट कनेक्ट्स इट विद द अरेबियन सी, और डायरेक्टली जो जिनजियांग प्रोविंस है आपका चाइना का, सीपैक्स, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका ये एंट्री पॉइंट है टू द अरेबियन सी।
ओके तो इसलिए ये जो ग्वादर है इससे सिर्फ 72 किलोमीटर अवे और आउटसाइड में यहां पे आपका हमने चाबार पोर्ट बनाया, विच मींस कि अगर फ्यूचर में ग्वादर पोर्ट को मिलिटराइज करा जाता है बाय चाइना टू बेसिकली काउंटर इंडिया बाय पाकिस्तान और बाय चाइना, तो इस पर्टिकुलर केस में वी ऑल्सो हैव आर वेरी ओन पोर्ट ऑफ चाबार, जिससे हम यहां पे ग्वादर के ऊपर पे हमेशा अपनी आय रख सकते हैं। ओके सो इट्स अ बिग डेवलपमेंट फॉर इंडिया और यहां पे बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसी हमें यहां पर भी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। ओके तो यहां पे ये पर्टिकुलर आपका इंडिया का ये पर्टिकुलर टर्मिनल और इसकी बात है, शहीद बहसी टर्मिनल है, दूसरा शहीद कलंतरी टर्मिनल है, बट हमें सिर्फ शहीद बहसी टर्मिनल से मतलब है बिकॉज ये वाला टर्मिनल है जो इंडिया ने डेवलप किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, दिल्ली कोर्ट सेट्स असाइड एक्स पार्टी गैग ऑर्डर अगेंस्ट जर्नलिस्ट इन अदानी डेफेमेशन केस। तो यहां पे न्यूज का अगर मैं आपको कंटेक्स्ट बताऊं तो ये न्यूज जो है ये सिर्फ आपके लीगल के लिए मैं कवर करना चाहता था। तो यहां पे जो अडानी ग्रुप है उसके अगेंस्ट में यहां पे कुछ आपके जर्नलिस्ट ने आर्टिकल्स पब्लिश करे, तो यहां पे अडानी ग्रुप ने उन जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में केस फाइल करा कि ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ये एक कॉन्स्पिरेसी के अंडर में आपका जो अडानी ग्रुप है उसको डिफेम करना चाहते हैं। एंड यहां पे दिल्ली कोर्ट के एक पर्टिकुलर जज ने एक गैग ऑर्डर, एक इंजंक्शन पास कर दिया आस्किंग दीज पर्टिकुलर जर्नलिस्ट टू नॉट रिपोर्ट एनीथिंग। और जब आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को या आपके स्पीच के राइट को इस तरीके से इंजंक्ट किया जाता है, उसको रोका जाता है, तो ऐसे किसी भी ऑर्डर को हम गैग का मतलब होता है यहां पे गूंगा करना, किसी को रोकना। ओके तो ये एक गैग ऑर्डर पास किया था और यहां पे अब इस पर्टिकुलर गैग ऑर्डर को आपके उसी कोर्ट के एक डिविजनल बेंच के अंदर में चैलेंज किया गया और यहां पे उस दिल्ली कोर्ट ने क्या करा है, उस पर्टिकुलर एक्स पार्टी इंजंक्शन को सेट असाइड कर दिया। दे हैव सेड बेसिकली कि ये जो पर्टिकुलर इंजंक्शन है ये एक्स पार्टी है। एक्स पार्टी का मतलब होता है विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी। तो एक और टर्म आ गया आपका एक्स पार्टी, विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी, विच मीन्स कि सामने वाले के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को यहां पे वायलेट किया गया। राइट टू हियरिंग मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी, एक्स पार्टी का मतलब होता है सामने वाली पार्टी के बिना सुने हमने इंजंक्शन दे दिया है अगेंस्ट द जर्नलिस्ट इन अडानी एंटरप्राइज। ओके और यहां पे जो पर्टिकुलर जज है इन्होंने इस ऑर्डर को अब अनसस्टेनेबल बोल दिया है, सिंपली बिकॉज कि अगर आप ऐसे ऑर्डर पास करो, स्पेशली गैग ऑर्डर, किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, तो वो आप बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग के नहीं कर सकते हो बिकॉज ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाता है। ओके तो आई होप यू आर अवेयर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं आपके दो होते हैं, एक तो होता है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम जो आपका ब्रीच हुआ है और एक होता है नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ। ये दो आपके पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है और जो पहला वाला ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल यहां पे ब्रीच हुआ है। ओके और इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमारे पास दो पर्टिकुलर केस लॉज भी हैं जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कितना इंपॉर्टेंट बताया है कि कोई भी पर्टिकुलर जो कोर्ट है वो अनलेस देयर आर प्रॉपर ग्राउंड्स फॉर इट, उसके अलावा वो किसी के भी स्पीच को यहां पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर पास हुआ था इट गोज डायरेक्टली इन द फेस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो पहला केस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये केसेस याद नहीं करने, इसकी जो प्रिंसिपल है वो इंपॉर्टेंट है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन वर्सेस सेबी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई पर्टिकुलर सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीडिया रिपोर्ट्स को यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे अनलेस वो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। यहां पे मीडिया रिपोर्ट्स को सिर्फ एक ग्राउंड के ऊपर पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, विच इज इफ इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट, इट इज गोइंग टू बेसिकली इंटरफेयर विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर उस रिपोर्टिंग से जो पर्टिकुलर कोर्ट्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, कोई एविडेंस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो ही आप उसको पर्टिकुलर रिपोर्टिंग के लिए मना कर सकते हो। अदरवाइज देयर कैन नॉट बी एनी अदर ग्राउंड जिस बेसिस पे आप कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन को यहां पे मीडिया रिपोर्ट करने से मना कर सकते हो। सो अगेन आई विल कंक्लूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर यू कि अगर किसी भी कोर्ट को या किसी भी अथॉरिटी को, सिर्फ कोर्ट नहीं, किसी भी कोर्ट को यहां पे किसी बॉडी को इंजंक्ट
करना है फ्रॉम रिपोर्टिंग समथिंग, तो उसका एक ही ग्राउंड है, विच इज कि अगर कोई पर्टिकुलर कोर्ट केस पेंडिंग है और उस कोर्ट केस को ये पर्टिकुलर रिपोर्टिंग इन्फ्लुएंस कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस में कोई इशू रेस हो सकता है, तो ही आप उसको यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अदरवाइज देयर इज नो अदर ग्राउंड जिस पे आप इसको कर पाओगे। और सिमिलरली रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स में भी कुछ इसी तरीके से कहा गया था, बट इसमें स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में एडिशन किया गया है, विच इज योर राइट टू नो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपका जानने का एक अधिकार है, जानने का इंफॉर्मेशन का नहीं, राइट टू नो का मतलब कि जो पर्टिकुलर न्यूज आउटलेट्स हैं उनको रिपोर्ट करने का अधिकार है, सो दैट आपका जो राइट टू नो है वो फुलफिल कर पाए। अनलेस देयर आर ऑब्वियसली देयर कैन बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। व्हाट कैन बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ओके, तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए लर्निंग हो जाएगी लीगल रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, कतर मीट्स आईसीसी हेड एज इट मल्स एक्शन अगेंस्ट इजराइल। ओके, तो यहां पे जो इजराइल ने सितंबर 9 को कतर के अंदर में अटैक किया था इस तरीके से, विच इज बेसिकली एन अटैक बाय वन कंट्री ऑन द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री, उस पर्टिकुलर केस के अंदर में कतर हैज डिसाइडेड, कतर इज थिंकिंग कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करेगा। ओके, और क्यों करेगा? बिकॉज अगर आप यहां पे एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके इस तरीके से कोई अटैक करती है तो ये क्राइम ऑफ अग्रेशन में काउंट हो सकता है, और क्राइम ऑफ अग्रेशन जो होते हैं ये आपके जुरिडिक्शन में आते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। बट यहां पे जो इशू है वो इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यही आता है, क्या कतर जो है क्या वो आईसीसी में इजराइल के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है? नहीं, बिकॉज ना तो कतर और ना ही इजराइल दोनों ही आईसीसी के मेंबर नहीं है, और आईसीसी का जुरिडिक्शन क्लियर है। अगर आप इसके मेंबर नहीं हो, अगर आपके पास मेंबर स्टेटस नहीं है, तो आप आईसीसी के अंदर में केस फाइल नहीं कर सकते हो। ओके, तो फिर इस पर्टिकुलर केस में कौन सा वो पर्टिकुलर प्रोविजन है आपके आईसीसी के जो शायद कतर को या इजराइल के अगेंस्ट में किसी और कंट्री को यहां पे केस फाइल करने दे? तो यहां पे एक बार का हम समझ लेते हैं, आप बहुत सारों का पहले से करा हुआ होगा, तो एक बार का फटाफट से रिवाइज कर लेते। जिन्होंने नहीं करा है प्लीज यहां से आईसीसी के जो नोट्स हैं उनको बना लेना। ओके, तो यहां पे आपका आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये द हेग के अंदर में हेडक्वार्टर्ड है। 1998 के रोम स्टैच्यू में बनाया गया था, 2002 में ये स्टैच्यू फोर्स में आया था, और आपका 1 जुलाई 2002 को ये फंक्शनल हुआ था। अब मैं आपको एग्जैक्टली डेट क्यों बता रहा हूं? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर कोर्ट है इसके पास में प्रोस्पेक्टिव जुरिडिक्शन होता है। प्रोस्पेक्टिव जुरिडिक्शन का मतलब ये है कि 1 जुलाई 2002 जिस दिन से ये रोम स्टैच्यू फोर्स में आया, इससे पहले जितने भी आपके इवेंट हुए, चाहे वो बहुत ही ग्रूसम एक जिनोसाइड हुआ, पूरी पॉपुलेशन खत्म करने का हुआ हो, फॉर एग्जांपल हिटलर ने जूस को यहां पे जिनोसाइड किया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, वो सारे पर्टिकुलर जो केसेस हैं वो कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं फॉल करते हैं, ये रेट्रोस्पेक्टिव हो जाता। इसका जजमेंट, इसका पर्टिकुलर जुरिडिक्शन क्या है? प्रोस्पेक्टिव है, विच मींस इसके बाद जो केस हुए हैं वो ही ये हेयर कर सकता है। ओके, और यहां पे जो आईसीसी है उसका जुरिडिक्शन इनिशिएट ही होगा 1 जुलाई 2002 के बाद में। ओके, इसके बाद इसकी कंपोजिशन क्या? 18 जजेस हैं, जो पर्टिकुलर आईसीसी की मेंबर स्टेट्स हैं उनकी असेंबली ही इसको पर्टिकुलरली यहां पे इलेक्ट करती है। तो 18 जजेस विच आर इलेक्टेड फॉर अ 9-year टेन्योर, यहां पे आपके जो असेंबली ऑफ द जजेस, असेंबली ऑफ द स्टेट पार्टीज है वो ही यहां पे आपका नॉमिनेट करती है। ओके, 9 ईयर नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक ही बार आप इस टर्म को कर सकते हो। करंट प्रेसिडेंट कौन है? ये डायरेक्ट एक वन लाइन बन जाएगा, जज टोमोको अकाने, जापान से बिलोंग करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। टोमोको अकाने जापान से बिलोंग करते हैं एंड ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी। ओके, बट अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, विच इज द जुरिडिक्शन ऑफ आईसीसी। आईसीसी यहाँ पे स्टेट्स के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं करता है, आईसीसी यहाँ पे प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स को, ये प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स को अगर जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं दे फेल टू टेक एक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इजराइल के किसी इंडिविजुअल पे करना चाहता हूं तो मैं तभी करूंगा जब इजराइल के कोर्ट जो है दे आर नॉट टेकिंग एक्शन और दे आर नॉट केपेबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। ओके, और किन पर्टिकुलर क्राइम्स के लिए? तो 4 कैटेगरी ऑफ क्राइम्स है जिनके लिए ही आईसीसी जुरिडिक्शन होता है। पहला है अगर कोई जेनोसाइड कमिट करे, जैसे हम कह रहे हैं या ऐसे एलिजिड है, साउथ अफ्रीका भी एलिज कर रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है और इजराइल के बाकी मिनिस्टर दे आर कमिटिंग जेनोसाइड इन द टेरिटरी ऑफ गाजा।
सा। सेकेंड इज एनी काइंड ऑफ वॉर क्राइम्स, तो आपकी जिनेवा कन्वेंशन है जो वॉर क्राइम्स को अलग अलग तरह से डिफाइन करता है। तो अगर कोई वॉर क्राइम कर रहा है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा है या फिर क्राइम्स ऑफ अग्रेशन कर रहा है जैसे इजराइल ने कतर के अगेंस्ट में किया, तो इस पर्टिकुलर केस में आईसी का जुरिडिक्शन आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके, अप्लाई कब होता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जब क्राइम्स आर कमिटेड ऑन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट पार्टी, विच मींस कि आईसी के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके टेरिटरी के ऊपर पे कोई अटैक हो। अब यहां पे ना तो इजराइल टेरिटरी है ना कतर टेरिटरी है, तो कैसे इसका जुरिडिक्शन आएगा? सेकेंड इज क्राइम्स आर कमिटेड बाय नेशनल्स ऑफ अ स्टेट पार्टी, ना इजराइल पर्टिकुलर मेंबर है ना कतर है, इजराइल के नेशनल्स ने अगर क्राइम करा है तो वो भी स्टेट पार्टी नहीं है, तो ये जुरिडिक्शन भी अप्लाई नहीं हो रहा है। थर्ड इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेफर्स अ सिचुएशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर रेफर कर देता है तो जुरिडिक्शन आ सकता है, अगेन ये भी नहीं हुआ है। और फोर्थ है अ स्टेट एक्सेप्ट जुरिडिक्शन बाय डिक्लेरेशन, फॉर एग्जांपल कि अगर कतर फाइल करता है और इजराइल यहां पे एक्सेप्ट कर लेता है, या लेट्स से कतर ही यहां पे डिक्लेरेशन से अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जुरिडिक्शन मिल जाएगा, और करंटली ये भी नहीं लगता है। तो आई डोंट नो हाउ कतर इज गोइंग टू गो टू आईसीसी एंड क्लेम कि यहां पे आईसी का जुरिडिक्शन है, बट एज ऑफ नाउ जो जुरिडिक्शन एप्लीकेशन होती है उसमें कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, दूसरी मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, कतर जो है वो आपका मेंबर नहीं है, इट्स एन ऑब्जर्वर स्टेट एट द आईसीसी। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होता है मेंबर में और ऑब्जर्वर में। ऑब्जर्वर सिर्फ प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करता है, इट डज नॉट हैव एनी से इनटू एनीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो यहां पे कतर इज नॉट अ स्टेट पार्टी, वो सिर्फ ऑब्जर्वर है, तो इसके पास में डायरेक्टली रेफर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो पॉसिबली कोई मेंबर कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ कतर फाइल करेगा, बट अगेन जो जुरिडिक्शन जो मैंने अभी आपको समझाया वो होना जरूरी है। ओके, अगर मैं इजराइल और आईसीसी की बात करूं, इजराइल इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर, तो ऑब्वियसली इजराइल के नेशनल्स या इजराइल खुद कुछ करता है या उसकी टेरिटरी में कुछ होता है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। लेकिन 2024 के अंदर में आईसीसी ने सो मोटो, आईसीसी के प्रोसिक्यूटर्स ने यहां पे अरेस्ट वारंट सॉर्ट करे थे फॉर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट। व्हाई? बिकॉज दे सेड कि यहां पे दे आर बेसिकली कमिटिंग जीनोसाइड, दे आर कमिटिंग crimes against humanity, they are committing war crimes, they are committing crimes of aggression, everything जो भी जुरिडिक्शन में आता है they are committing it in Gaza। and interestingly Palestine जो है, Palestine is basically a member, it is a member of ICC। तो पैलेस्टीन की टेरिटरी में क्राइम कर रहा है इजराइल, तो उसके पास में जुरिडिक्शन होगा, बट कतर के केस में तो कैसे भी अप्लाई नहीं हो रहा है। लेट्स सी, अगर अब न्यूज में कुछ अपडेट होगा तो आई लेट यू नो कि आईसी को जुरिडिक्शन यहां पे कैसे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इज हमास एंड द आईसीसी। हमास को भी यहां पे आपका टारगेट किया था आईसीसी ने, उसके अगेंस्ट में भी आया था, और अगेन ऑन द बेसिस बिकॉज यहां पे हमास ने अटैक किए थे अगेंस्ट इजरायली सिविलियंस इनसाइड पैलेस्टीन टेरिटरी, एंड बिकॉज पैलेस्टीन इज अ मेंबर, तो अगर उस टेरिटरी के अंदर में उन्हीं के लोग किसी और के अगेंस्ट में करते हैं तो भी जुरिडिक्शन फॉल करेगा। ओके, तो लेट्स सी कतर किस तरीके से क्लेम करेगा आईसीसी में जुरिडिक्शन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज पढ़ते हैं हम। यूके डिपोर्ट्स फर्स्ट माइग्रेंट टू फ्रांस अंडर न्यू डील। तो यहां पे आपका एक पर्टिकुलर डील हुआ है, और ये डील का नाम कर लेना याद। व्हाई? बिकॉज ये एक अच्छा वन लाइनर है, वन इन वन आउट। एक पर्टिकुलर फ्रांस और यूके के अंदर में अरेंजमेंट हुआ है, तो क्वेश्चन सीधे होगा व्हाट इज द माइग्रेशन या माइग्रेंट रिलेटेड या इमिग्रेशन रिलेटेड अरेंजमेंट बिटवीन योर यूएस, बिटवीन नॉट यूएस, बिटवीन यूके एंड फ्रांस। तो उसका आंसर आपको बताना चाहिए। अरेंजमेंट का नाम है वन इन वन आउट अरेंजमेंट। जो इसके अंदर में क्या डिसाइड करा है कि यूके और फ्रांस जो है अपने माइग्रेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं यहां पे फॉर ईच पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यूके एक कर रहा है तो उसके बदले में फ्रांस उसके बदले में एक भेज देगा। तो यहां पे यूके और फ्रांस ने पर्टिकुलर एक माइग्रेंट रिटर्न डील साइन करी है, जिसमें पहली बार यहां पे यूके जो है पहले माइग्रेंट्स को डिपोर्ट कर रहा है यहां पे फ्रांस को, प्रोवाइडेड यूके भी फ्रांस से कुछ पर्टिकुलर माइग्रेंट्स को डिपेंडिंग ऑन उसको कौन से फेवरेबल लगते हैं। तो इसके बीच में ये हुआ है कि अगर दोनों का ही कॉलोनियल हिस्ट्री रहा है, तो अगर कोई पर्सन लेट से फ्रांस के कॉलोनीज से निकल के यूके में पहुंचा है, तो उस पर्टिकुलर केस में फ्रांस उनको अपनी कंट्री के अंदर में असाइलम दे देगा, वहां पे रेफ्यूजी स्टेटस देगा। ऑन द अदर साइड यूके, अगर फ्रांस के अंदर में कोई ब्रिटिश कॉलोनी से पहुंचा है तो यूके उसको ब्रिटिश अपने ब्रिटेन के अंदर में यहां पे असाइलम या रेफ्यूज स्टेटस प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे ये पर्टिकुलर चीज है जो यूके और फ्रांस ने डिसाइड करी है।
एंड वन ऑफ द रीजन इज कि यूके फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, और बहुत बार क्या होता है फ्रांस से लोग ब्रिटेन में एंटर करना चाहते हैं बिकॉज वो ब्रिटिश कॉलोनी से, तो मे बी सम कनेक्शन हो उनको, तो इसलिए वो वहां जाना चाहते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर कोई ब्रिटेन पहुंच जाता है तो वो फ्रांस जाना चाहता है, और वो छोटी छोटी बोट्स पे इस इंग्लिश चैनल को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत बार ट्रेजेडी हो जाती है एंड इवन स्मॉल चिल्ड्रन डाई इन दिस पर्टिकुलर थिस। तो ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म क्या है, वन इन वन आउट अरेंजमेंट फॉर एवरी माइग्रेंट डिपोर्टेड टू फ्रांस, द यूके विल एक्सेप्ट वन वेटेड माइग्रेंट फ्रॉम फ्रांस, प्रेफरेंस फॉर दोज विद यूके टाइज। ओके, तो ये पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट हुआ है। एक ब्रीफ में न्यूज आई थी, पीएम मोदी इज गोइंग टू विजिट मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल। तो लोथल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हमारा एक पोर्ट सिटी था, इट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उस पर्टिकुलर टाइम में हम जो उस टाइम की हमारी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी लाइक मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट, उनके साथ में जो ट्रेड करते थे, सी ट्रेड उस टाइम में भी होती थी आपके आज से 5000 साल पहले, उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर में हम लोथल को हमारा एज अ पोर्ट यूटिलाइज करते थे। तो यहाँ पे हमने एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया है लोथल के अंदर में, और अब वो अपने फाइनल स्टेजेस के ऊपर पे है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पर्टिकुलर डैश छोड़ा है जिसका आपको मुझे आंसर देना है। एक कंट्री है, एक पर्टिकुलर कंट्री है जो पहले इंडिया में भी कॉलोनाइजर रह चुकी है, वो इस एनएमएससी को, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के अंदर में हेल्प कर रही है इंडिया की, वो भी इसमें कोलैबोरेट कर इंडिया के साथ में। तो वो कंट्री कौन सी है आपको तो मुझे ये भी बताना है। ठीक है, ये मैंने मैप ऐड करा है। अगर मैं आपको यहां पे दिखा पाऊं लोथल, तो लोथल इज लाइक हियर, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है दिस इज लोथल, और ये जो आपको पूरा रीजन दिख रहा है, ये पर्टिकुलर रीजन दिख रहा है आपको पिंक के अंदर में, दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इज नॉट जस्ट हड़प्पा और मोहनजोदारो, हड़प्पा इज हियर, मोहनजोदारो इज here around here, so it is not your Indus Valley civilization, not just this। इसका जो पर्टिकुलर एक्सकेवेशन पॉसिबल हो पाया है बिकॉज आज भी इन पर्टिकुलर एक्सकेवेशंस के ऊपर पे आपके अब सिटीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं, तो एक्सकेवेशन करना आसान नहीं है, बट दिस इज द नोन एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ पे देखिए शोटूगाई करके एक जगह है अफगानिस्तान में, ये भी एक मेजर आईवीसी साइट इंडस वैली से रिलेटेड है, बट वी डोंट नो कि क्या इस पर्टिकुलर रीजन तक भी थी। बट अगर आप देखिए तो बहुत बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, और इट इज कंसिडर्ड कि शायद ये लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था उस पर्टिकुलर टाइम का। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो एक पर्टिकुलर आर्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल आया है रिगार्डिंग इंडियाज प्रोग्रेस ऑन अ स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, जो हेल्थ से रिलेट करता है। तो यहाँ पे ऑथर ने पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करा है कि अगर इंडिया एसडीजीज को अचीव करना चाहता है बाय द ड्यू डेट विच इज द ईयर 2030, तो उसके लिए उसे एसडीजी 3 के अंदर में कुछ पर्टिकुलर एरियाज में वर्क करना है और उसमें प्रोग्रेस करनी है। ओके, सो आई एम श्योर एसडीजी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो एसडीजी हमने 2015 में अडॉप्ट करे थे वर्ल्ड ओवर के अंदर में, 2030 में हम उसे अचीव करना है। 17 गोल्स है, 19 टारगेट्स हैं आपके। जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई उसमें इंडिया ने टॉप 100 में ब्रेक करा है, विच इज नाउ इंडिया इज द 99th रैंक कंट्री आउट ऑफ 167 कंट्रीज। लास्ट ईयर 109 था, तो इट इज अ वेरी गुड जंप। 10 पर्टिकुलर प्लेसेस का हमने जंप करा है, बट वी डोंट हैव मच टाइम, वी जस्ट हैव 5 years अगर हमें एसडीजीज अचीव करने हैं। यू टेल मी विच कंट्रीज रैंक 1, ये आपको बताना है। लास्ट रैंक में बताता हूं आपको आज, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एसडीजी इंडेक्स में लास्ट रैंक है। इंडिया का स्कोर इस साल क्या है, लास्ट ईयर 66.3 था, इस बार 67 हो चुका है। तो इंडिया का स्कोर क्या है एसडीजी इंडेक्स में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब यहां पे हम एक बार का ये आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो क्या बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कि एसडीजी 3 जो है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जिसमें हमारा गोल है टू एंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ओके, हर एज में सबकी लाइफ अच्छी हो, इसको प्रमोट करने के लिए हमारा एसडीजी 3 है। और इंडिया के कुछ की टारगेट्स हैं जो हमने सेट करे हैं अगर हम एसडीजी 3 को अचीव करना चाहते हैं। तो अगर हम इन टारगेट्स को अचीव कर लेंगे तो हमारा एसडीजी हो गया। और यहां पे अभी उस टारगेट को अचीव करने में कुछ केस में हम पास में, कुछ केस में हम दूर हैं, और हमें और भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे कुछ डेटा हमारे पास है, डेटा हमारे लिए काम का है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है दैट इज 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ।
ओके, इसका मतलब यह है कि जब किसी पर्टिकुलर प्रेग्नेंट लेडी किसी को बर्थ दे रही, बच्चे को बर्थ दे रही है, उस टाइम में कितनी बार ऐसा होता है कि जो मदर है उसकी डेथ हो जाए। तो करंटली द रेशियो इज वेरी हाई, इट इज 97 पर 1 लाख बस। अगर मैं डेवलप कंट्रीज का एग्जांपल दूं यूएस का, तो इट इज इन सिंगल डिजिट। आपका जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां कहीं पर भी 2, 3, 5 से ऊपर डेथ्स नहीं होती है पर 1 लाख आपके लाइव बर्थ। और हमारा टारगेट है 2030 तक इसको 70 करने का। So we have a lot of work to do in this particular case. Okay, and why we have to do a lot of work? Because जो आपकी backward states है like बिहार, छत्तीसगढ़, वहां पे ये नंबर 100 से बहुत ऊपर है। ओके, तो हमें टारगेटेड वहां पे वर्क करना पड़ेगा। सेकेंड इज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि जो पर्टिकुलर बच्चे हैं अप टू 5 years ऑफ एज, कितने बच्चों की डेथ बिफोर 5 हो जाती है, तो दैट इज 32 पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 में से 32 चिल्ड्रन बेसिकली डाई बिफोर दे रीच द एज ऑफ 5। हमारा टारगेट 25 है, तो देयर इज स्टिल अ लॉट टू डू, बट इसको इजीली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, करंटली 70 है, वी आर टारगेटिंग 73.63 बाय 2030। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, की जब कोई हेल्थ इश्यू आता है तो हम हमारी पॉकेट से कितना पे करते हैं, विच इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ कि हमारे इंश्योरेंस कवरेज कम है यहाँ पे। तो 13% जो टोटल कंजम्पशन है वो बेसिकली हमारा आउट ऑफ पॉकेट से होता है। हमारा टारगेट है कि 7% हमारा खुद की पॉकेट से हो। इम्यूनाइजेशन कवरेज कितना है, कि हम वैक्सीनेशन कितना करते हैं, तो करंटली इट इज 93%। 2030 तक हमारा 100% इम्यूनाइजेशन हो जाना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और अ गोल टू अचीव। तो इन पर्टिकुलर चीजों को ऑथर ने यहाँ पे पॉइंट आउट करा है, और उसके लिए हमें रीजंस क्या है, क्यों हम पीछे, और कुछ स्ट्रैटेजीज बताई हैं। ओके, तो रीजंस क्या है, रीजन तो वेरी वेल नोन है, बिकॉज वी आर अ पुअर कंट्री, वी हैव अ वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं हमारे। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है, पुअर न्यूट्रिशन, हाइजीन, सैनिटेशन, लाइफस्टाइल डिजीज। तो लाइफस्टाइल डिजीज इंक्रीज हो रहा है। पुअर एरियाज के अंदर में पर्सन्स हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, वहां पे न्यूट्रिशन, हाइजीन, सैनिटेशन इज अ बिग इश्यू, जिससे आपको ये पर्टिकुलर आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं। थर्ड इज कल्चरल प्रैक्टिस एंड स्टिग्मा। सो बेसिकली अभी भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेंटल हेल्थ को लेकर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों को अगर हम यहाँ पे टैकल कर लेंगे तो हम इजीली 2030 के जो टारगेट्स है उनको ईयर अहेड भी यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। फिर इन्होंने हमें स्ट्रैटेजीज बताई, अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो उन्होंने स्ट्रैटेजीज बताई हैं। पहला है कि हमें यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कर देना चाहिए, विच इज कि एवरी पर्सन शुड बी गिवन हेल्थ इंश्योरेंस बाय द गवर्नमेंट इफ दे कैन नॉट अफोर्ड इट। अगर कर सकते हैं तो देयर शुड बी अ मैंडेटरी नॉर्म, सम वे कुछ इस तरह से मैंडेटरी करना है कि हर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे आपका जो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है डायरेक्टली हम यहाँ पे बचा सकें। सेकेंड इज हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। बहुत बार ये होता है कि हमारे पीएससीज प्रॉपर्ली स्ट्रेंथन नहीं है, इस वजह से वो जो डिजीज है वो आपकी बढ़ जाती है और फिर हमें सेकेंडरी या टर्शियरी केयर में जाना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे पीएससी करें तो हम इजीली जो एमएमआर है और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड इज कि हम डिजिटल हेल्थ टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, मैटरनल एंड वैक्सीनेशन ट्रैकिंग। तो इम्यूनाइजेशन का जो पर्टिकुलर गोल है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का गोल है, एमएमआर अंडर 5, ये डायरेक्टली डिजिटल टूल से हम बहुत हद तक इसको टैकल कर सकते हैं। और फोर्थ इज योर स्कूल लेवल हेल्थ एजुकेशन, बिकॉज कल्चरल प्रैक्टिसेस और जो हमारा स्टिग्मास है बहुत सारे, उनको अगर हमें रिमूव करना है, एक सोसाइटल लेवल पे या सोसाइटी के लेवल पे चेंज लाना है, तो हम स्कूल लेवल हेल्थ एजुकेशन पे वर्क करके इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है हमें हमारी प्रॉब्लम्स बताता है, उसके कॉजेस बताता है और फाइनली हमें सॉल्यूशन देता है। तो एक बहुत ही वेल रिटन आर्टिकल है। बट रिमेंबर, हम एसडीजीज भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको रैंक 1 मुझे बताना है कौन सी कंट्री का है। इंडियन एक्सप्रेस से एक न्यूज देख लेते हैं। पाकिस्तान चाइना सीक टेरर अटैक फॉर बीएलए एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आई होप यू आर अवेयर कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है ये बलूचिस्तान करके एक प्रोविंस है, जैसे स्टेट होता है इंडिया में, वहां पे प्रोविंस है बलूचिस्तान, जो आपका सबसे लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी उसका प्रोविंस है और इट इज वेरी मच रिच इन रिसोर्सेज। बट एट द सेम टाइम जो पर्टिकुलर बलूचिस्तान रीजन है, वहां के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, बलूचीज है, उनको पाकिस्तान जो है वो एक्सप्लॉइट करता है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देता है।
और इस वजह से वहां पे एक इंसर्जेंसी आपकी रेज हो चुकी थी फ्रॉम 1960s ऑल्सो। तो वहां पे बहुत टारगेटेड किलिंग होती थी एक्टिविस्ट की, पॉलिटिशियंस की, और रेप होते थे विमेंस के, मर्डर कर दिए जाते थे आपके लीडर्स के। तो इस वजह से वहां पे एक इंसर्जेंसी रेज हुई, और आज वो एक इंसर्जेंसी जो है एक काइंड ऑफ आपका एक टेररिस्ट ग्रुप फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान वो डेवलप हो चुका है। और यहाँ पे अब जो चाइना है और आपका जो पाकिस्तान है, दे वांट कि जो ये बीएलए है उनकी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाए एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये टेरर डेजिग्नेशन कैसे देता है, तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज दिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शंस कमिटी। ओके, तो आपका जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जब भी इसको कोई पर्टिकुलर वर्क करना होता है तो ये एक रेजोल्यूशन पास करता है। तो ये बेसिकली जो 1267 कमिटी है, दिस इज अ कमिटी विच केम आउट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1267 जो इन द ईयर 99 में आया था। और this was a resolution where US was the one which forwarded it, and it wanted to declare Al Qaeda and Taliban to be declared as terrorist organization. तो यहां पे ये पर्टिकुलर जो आपका रेजोल्यूशन है 1267, इसको बहुत बार आप अल कायदा रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। इसी को कई बार अल कायदा रेजोल्यूशन भी बोल दिया जाता है। ओके, बिकॉज ओरिजिनली ये बेसिकली उसके लिए थी, और इस सैंक्शन कमेटी को भी कई बार अल कायदा सैंक्शन कमेटी भी बोल दिया जाता है। Okay, why so? Because it originally was created to target Al Qaeda and Taliban. But now what has happened is कि ये sanction committee तो आज भी exist करती है, and now इसने अपना जो horizon उसको broaden कर दिया है, and now it not only look into Al Qaeda and your Taliban, but with regard to other entities also जो terrorist group declare हो सकते हैं। तो इसमें ISIL, Al Qaeda और other global terrorist groups, ISIS आपका इसमें कवर हो ही चुका है, ISIL या ISIS, इन सबको terrorist group declare कर दिया गया है। इसके अलावा हमका जो लश्कर ए तैयबा है वो भी आपका एक टेररिस्ट ग्रुप है अंडर दिस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शंस कमिटी। ओके, अब अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप इसमें आ जाता है तो उसमें क्या क्या होता है, उसके एसेट फ्रीज हो जाते हैं उन इंडिविजुअल्स के, ग्रुप्स के, ट्रैवल बैन लग जाता है उससे रिलेटेड पार्टीज को, और उनके ऊपर पे आर्म्स एम्बार्गो हो जाता है। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप ये तीन चीजें, कोई भी कंट्री ये तीन चीजें उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ नहीं कर सकता है। तो अगर बीएलए हो जाएगा तो उसके जो पर्टिकुलर लोग हैं ना वो ट्रैवल कर सकते हैं इनटू द यूनाइटेड नेशंस कंट्रीज, उनके ऊपर पे आर्म्स एम्बार्गो लग जाएगा, और उनके अगर कहीं पे कोई एसेट्स हैं, नोन एसेट्स हैं, तो उन सबको फ्रीज भी किया जा सकता है। But it is not easy to pass such a particular resolution because United Nations Security Council के अंदर में जो डिसीजन होता है वो कंसेंसस के साथ होता है, मतलब everyone, all 15 members should agree। ओके, तो यहां पे कंसेंसस का मतलब है एक भी अगर कंट्री एग्री नहीं करता है तो देयर वुड बी अ इशू, और अगर एक सिंगल वोट भी वीटो पावर, अगर एक सिंगल वोट भी आपका परमानेंट मेंबर से आ जाए तो ऑब्वियसली वो वहीं पे एंड हो जाता है। सो इट्स नॉट इजी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग टू बी पास्ड। ओके, अब यहाँ पे चाइना पाकिस्तान किसको लिस्ट करवाना चाहते हैं, तो एक तो बीएलए है और एक बीएलए का ही सुसाइड विंग है, मतलब ये जो पर्टिकुलर बॉडी है मजीद ब्रिगेड, इसका काम ही सुसाइड अटैक करना है। इन दोनों को ये 1267 रेजिम के अंदर में टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहता है। एंड व्हाट इज इंटरेस्ट ऑफ चाइना, सो इफ यू रिमेंबर कैसे न्यूज इंटरकनेक्ट होती है, सीपैक हमने पढ़ा था ग्वादर पोर्ट के लिए, ग्वादर बलूचिस्तान में है, और आपके जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है इट टारगेट्स चाइनीज लेड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं बलूचिस्तान में उसको ये पर्टिकुलर टारगेट करती है। ओके, अगर बीएलए के बारे में आपको कुछ बताऊं तो मैंने आपको बताया 1970 से ये आपका एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट इनिशिएट हुआ था, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट ये क्रिएट करना चाहते हैं, और 2011 में इन्होंने मजीद ब्रिगेड यहाँ पे क्रिएट करी थी, और ये आपके पाकिस्तान और चाइनीज इंफ्रा प्रोजेक्ट जो होते हैं बलूचिस्तान में उनको टारगेट करते हैं। और रिसेंटली इसी साल में इन्होंने एक इंसिडेंट करा था बीएलए ने, विच इज दे बेसिकली हाईजैक्ट जफार एक्सप्रेस ट्रेन। यहाँ पे आपकी जफार एक्सप्रेस को जो क्वेटा पेशावर को कनेक्ट करती है उसको यहाँ पे करा था, एंड दे किल्ड 31 पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो उन्होंने टारगेटेड करे थे जो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे। सो दे डिड नॉट किल एनी ऑफ द विमेन, चिल्ड्रन और एनी ओल्ड एज पर्सन, दे और
इवन मैन ऑल्सो, दे ओनली टारगेटेड दोज पीपल जो पाकिस्तान आर्मी से कनेक्टेड थे। ओके, तो यहां पे दे वांटेड टू सेंड अ मैसेज कि भाई वी हैव नथिंग अगेंस्ट द पाकिस्तानी पीपल, वी वांट टू क्रिएट अ हैप्पी इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान, बट वी आर टोटली अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी। और इस पर्टिकुलर चीज के लिए उन्होंने एक जफार एक्सप्रेस को यहाँ पे हाईजैक करा बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, एंड दे बेसिकली डिड दिस। और इस वजह से बीएलए और आपका जो मजीद ब्रिगेड है उसको चाइना एज वेल एज पाकिस्तान सैंक्शन करना चाहता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज की न्यूज हेडलाइंस जो आपके दोनों न्यूज़पेपर की थी। आई होप आपको ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव पसंद आता हो। अगर आपका कोई फीडबैक है प्लीज लेट अस नो, एंड ऑल्सो प्लीज रिमेंबर संडे को आपका शाम 5 बजे, इसी कमिंग संडे को शाम को 5 बजे आपका 5 आवर्स का जीके मैराथन है। अगर जनवरी से अगस्त तक का आपका कोई भी टॉपिक मिस आउट हो चुका है तो बिलीव मी मोस्ट प्रोबेबली वो सारे टॉपिक जो आपके एग्जाम के काम के लिए उसको हम कवर कर लेंगे। तो मेक श्योर कि आप 5 बजे उस दिन रेडी रहें यूट्यूब के उस लाइव सेशन के लिए। इट इज गोइंग टू बी लाइव, और हम ट्राई करेंगे कि जितने भी आपके डाउट्स हैं, बिकॉज आप वहां पे कमेंट बॉक्स में हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो डाउट जो भी होंगे आपके वो वहीं क्लियर होंगे। एंड मेक श्योर अगर आपकी कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वहां पे बताएं जिसको हम आगे जाके आपका टैकल कर पाए। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।